हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 10th में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 12 यानी कि वृत्त चल रहा है, और उसमें हमने पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन किताब के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा दिया जाएगा, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, और बुक तो आपके पास होगी ही, उसमें आप देख सकते हैं, वरना जो पीडीएफ मैंने दी है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो एक वृत्त, एक चतुर्भुज है ABCD, और उसके शीर्ष जो है वो वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि AB किसके बराबर है? CD के। तो आपको सिद्ध करना है कि AC जो है वह BD के बराबर है। देखिए क्या कह रहा है, ये एक वृत्त है और एक चतुर्भुज है ABCD, जिसके चारों शीर्ष मतलब A, B, C और D चारों शीर्ष जो हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। वृत्त पर स्थित है मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। ये बात ध्यान रखना आप। ये एक चतुर्भुज बना दिया मैंने ABCD, और ये मैंने जो इसके चारों बिंदु हैं या जो चारों शीर्ष हैं वो किस पे स्थित करवा दिए? वृत्त पर करवा दिए। वृत्त का केंद्र मान लो आप O है, यहां कहीं मान लेता हूं वृत्त का केंद्र O, या बीच में मान लेता हूं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप आगे जाके एक कंसेप्ट देखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज, अभी तक हालांकि आपके वो कंसेप्ट आया नहीं है, आगे वाले पार्ट में आएंगे, आगे आएगा आपका ये कंसेप्ट कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों। फिर से सुनिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज। आप चाहें तो नोट डाल के अपनी कॉपी में ये परिभाषा लिख सकते हैं, हालांकि आगे आने वाली है, फिर भी आप लिख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो या वृत्त की परिधि पर स्थित हो, क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो एक तरह से ABCD हमें चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है कि ये जो AD है, सॉरी जो AB है, AB जो है वह किसके बराबर है? CD के। ये दोनों आपस में बराबर है। सिद्ध क्या करना है आपको कि AC जो है, अब AC यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, तो AC को मैं बना देता हूँ। AC जो है वह BD के बराबर है। BD भी नहीं दिया हुआ है, तो BD भी मैं बना दूंगा, ठीक है। AC भी मैंने बना दिया, BD भी मैंने बना दिया। इन दोनों को आपको क्या समान करना है, सॉरी क्या सिद्ध करना है? समान सिद्ध करना है। एक तरह से मैं देख सकता हूं कि AC और BD जो है वो चतुर्भुज ABCD के विकर्ण ही तो हैं, तो चतुर्भुज ABCD के दोनों विकर्णों को आपस में समान करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए जो दिया गया है वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब आप कहोगे कि सर ये चीज अभी तक तो हमें पढ़ाई दी गई है, अभी तक तो हमारे चैप्टर में आई नहीं है, अभी तक तो हमारे चैप्टर में आई नहीं है ये चीज, तो आप अभी कैसे ABCD को चक्रीय चतुर्भुज लिखवा सकते हो? ये कंसेप्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, ये तो आपने बता दिया बट किताब में तो नहीं आया था। तो देखिए बच्चों, जब आप एग्जाम दोगे बोर्ड में तो आप तब तक पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, पहली बात। दूसरी बात, गणित में ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है जो जिस चैप्टर का है, जो कंसेप्ट जिस चैप्टर का है वो उसी चैप्टर के क्वेश्चंस में लगेगा। पहले दूसरे चैप्टर की चीज लास्ट चैप्टर में काम आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये नहीं, उनको सीमित नहीं रखना है उस चैप्टर तक। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मैंने पहले उस चैप्टर में पढ़ी थी और यहाँ पे वो चीज मैं लगा सकता हूँ, तो बिल्कुल लगाइए। ये गणित है, गणित की खूबसूरती यही है कि आप इसमें आपस में चीजें जो हैं वो एक दूसरे पे निर्भर करती है, एक दूसरे पे डिपेंड करती है, एक दूसरे की सहायता से सिद्ध की जाती है, ठीक है। ये कोई आपका हिंदी, इंग्लिश या सामाजिक का पाठ नहीं है, ठीक है, या साइंस में कि बायो का कोई चैप्टर है, बायो के चैप्टर के कंसेप्ट आप फिजिक्स में नहीं लगा सकते हो, ये वो चीज नहीं है। गणित है पूरी एक है, ठीक है। जहां जो चीज जिस चैप्टर में काम आ रही है बिल्कुल लगाइए, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब तो आप पूरा सिलेबस पढ़ के दोगे ना एग्जाम, तो ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन तब आता है तो आपको लिखना पड़ेगा, दिया गया है हमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं इस लाइन को यहाँ क्यों लिख रहा हूं, जबकि हमने ये पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि आगे तो आएगी कहीं ना कहीं, और गणित में एक कंसेप्ट को आप दूसरे पार्ट में भी लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसी पार्ट में आप लगाओ। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, पहली बात। दूसरी बात,
ABCD के बराबर है। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड चीज सिद्ध क्या करना है आपको। सिद्ध करना है कि AC जो है वह BD के बराबर है। अब मैं आपको जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल जो सबसे शॉर्ट जो तरीका है इसको सिद्ध करने का वो बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप। उत्पत्ति देखिए इसकी। उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि देखिए सबसे पहले तो आपको दिया गया है कि AB जो है वह CD के बराबर है। AB जो है वह CD के बराबर है। AB और CD क्या 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 है, अगर अपने नजरिए से हम देखें तो क्या क्या हम कह सकते हैं AB और CD के बारे में। आप कह सकते हैं AB और CD चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। एक चीज आप ये कह सकते हैं कि AB भी वृत्त की जीवा है और CD भी वृत्त की जीवा है, क्योंकि वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही तो वृत्त की जीवा होती है। तो ये दोनों भी तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, ये तो A और B को और यह C और D को, तो ये भी क्या होंगे, जीवाएं। और मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन में एक बात समझाई थी बच्चों की, जीवा जो है वो आप जैसे ही किसी वृत्त में जीवा बनाते हो तो ऑटोमेटिकली उसका चाप भी वहां पे बन जाता है, ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है, आपको बनाना नहीं पड़ता है। ठीक है, कि जैसे ही आपने यहाँ जीवा बनाई तो इसका चाप आपको अपने आप मिल गया, यहाँ पे इसका चाप आपको अपने आप मिल गया। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जीवा AB है तो जीवा AB के संगत, जीवा AB के संगत चाप क्या है, चाप AB। ठीक है, तो जीवा बनाने के साथ साथ ही उसका चाप उसके साथ ही बन जाता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो जीवा AB अगर जीवा CD के बराबर है तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर दो जीवाएं बराबर है, और ये पॉइंट मैंने लिखवाया भी था आपको किसी क्वेश्चन में, कि अगर दो जीवाएं बराबर है तो उनके संगत चाप भी बराबर होते हैं। तो अगर AB जो है वह CD के बराबर है तो AB के संगत चाप ये वाला होगा, AB के संगत चाप ये होगा चाप AB, और CD के संगत चाप ये वाला है चाप CD, ये भी तो बराबर होंगे। तो चाप AB भी किसके बराबर होगा, चाप CD के। यहां तक मुझे नहीं लगता है आपको कोई समस्या होगी बच्चों, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर चाप AB चाप CD के बराबर है बच्चों, तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि AC BD के बराबर है। ये AC है, ये BD है। देखो AC जो है वह भी दो चीजों के कह सकते हो आप AC के बारे में और BD के बारे में भी, कि यह ABCD का विकर्ण भी है और वृत्त की जीवाएं भी हैं। AC भी वृत्त की जीवा है, BD भी वृत्त की जीवा है। अगर AC वृत्त की जीवा है तो इसका भी कोई चाप होगा, कौन सा है, चाप AC। और BD भी वृत्त की जीवा है तो इसका भी कोई चाप होगा, कौन सा है, चाप BD। अब यहां नजरिए की बात है कि AC चाप जो है वो दो जगह बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। ये लघु चाप मान लो और ये दीर्घ चाप मान लो, है तो AC ही। जैसे ये AB है तो इसके लिए दो चाप बनते हैं, एक तो नीचे वाला चाप AB, एक दीर्घ चाप AB। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा कंसेप्ट्स को समझने वाली बात है कि क्वेश्चन को हम सिद्ध कैसे कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें हमें दिख रही है, और हमें हमारे लिए जो चीज सही है या हमारे प्रश्न में जो चीज काम आएगी वो हमें चुननी है। फिर उसमें से हमें बहुत सी चीजें दिख रही है, चाप के AC के लिए दो चाप दिख रहे हैं, लघु और दीर्घ, बट हमारे लिए कौन सा फायदेमंद रहेगा यहां तक पहुंचने के लिए, AC को BD बराबर बनाने के लिए, वो हमें चुनना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए जो चाप AC है, जो चाप AC है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है बच्चों, और चाप BD जो है वह भी एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो मैं दोनों के लिए ही लघु ले लेता हूं, लघु चाप। तो देखो AC के लिए मैं चाप ले रहा हूं ये वाला, ठीक है बच्चों, ये चाप मैं AC के लिए ले रहा हूं, और BD के लिए मैं ये वाला चाप ले रहा हूं यहां तक। ठीक है, ये यहां से यहां तक तो BD का, और ये यहां से यहां तक AC का। ये मैं लिख देता हूं, ये AC चाप लिख देता हूं, और ये BD का चाप है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों चाप AC जो है, चाप AC, इसमें दो चाप आ रहे हैं, एक तो AD और एक CD। चाप AC में दो चाप आ रहे हैं, चाप AD और चाप CD। चाप BD जो है उसमें भी दो चाप आ रहे हैं, चाप AB, देखो चाप BC में भी दो चाप आ रहे हैं, चाप AB और चाप AD, या AD प्लस AB लिख देता हूं।
चाप AD प्लस चाप AB आ रहे हैं क्या? देखो BD में दो चाप आ रहे हैं AB, एक तो AB चाप आ रहा है, एक तो AB चाप आ रहा है और एक AD चाप आ रहा है। AC में भी दो चाप आ रहे हैं, एक तो AD चाप आ रहा है और एक CD चाप आ रहा है। एक चीज मैंने क्या देखी कि AD चाप दोनों में आ रहा है और उसके अलावा कौन कौन से आ रहे हैं? AB और CD। और AB और CD को मैंने यहां बराबर कर दिया, AB और CD को मैंने यहां बराबर कर दिया इनकी मदद से, क्योंकि जीवाएं समान थी तो संगत चाप भी समान हो गए। अगर मैं AB में भी AD जोड़ दूं और CD में भी AD जोड़ दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा कि AC भी किसके बराबर हो जाएगा? BC के। और अगर चाप AC BC के बराबर हो गया तो उनकी संगत जीवाएं भी क्या हो जाएगी? बराबर। अगर चाप AC चाप BD के बराबर हो गया तो AC के संगत जीवा AC और BD के संगत जीवा BD भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम यहां पे क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात तो ये आप लिखोगे कि भाई ABCD के बराबर है, ABCD के बराबर है, ये आपको दिया है। चूंकि ABCD के बराबर है इसलिए चाप AB चाप CD के बराबर है। इसके लिए क्या लिख दोगे आप? समान जीवाओं के संगत चाप, समान जीवाओं के संगत चाप क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो चाप AB भी किसके बराबर आ गया? चाप CD के। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में मैंने क्या देखा था कि AD दोनों में आ रहा था वहां, तो यहां भी दोनों पक्षों में क्या जोड़ दूंगा? चाप AD जोड़ने पर दोनों पक्षों में चाप AD जोड़ने पर। बच्चों थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं और पास लिख रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए। ठीक है, दोनों पक्षों में चाप AD जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखो AB में भी आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि हम कोई भी चीज, ये एक समीकरण है, इस समीकरण के दोनों पक्षों में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी भाग कर सकते हैं, पर जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे और समान चीज को करेंगे। जोड़ेंगे तो दोनों तरफ जोड़ेंगे और जो जोड़ रहे हैं वो दोनों तरफ समान जोड़ेंगे। तो AD मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया तो AB में भी AD जुड़ जाएगा और CD में भी क्या जुड़ जाएगा? AD जुड़ जाएगा। दोनों पक्षों में AD जोड़ दिया। अब चाप AB और चाप AD, चाप AB, ये AB था हमारा, चाप AB, ये AB था, चाप AB और चाप AD मिलके क्या बनाएंगे? चाप BD बनाएंगे। चाप AB और चाप AD मिलके क्या बनाएंगे? चाप BD बनाएंगे। तो AB प्लस AD को क्या लिख सकता हूं मैं? चाप BD बराबर चाप CD प्लस चाप AD, CD प्लस AD, CD प्लस AD मिलके क्या बनाएंगे? AC। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? चाप AC। ठीक है, तो BD किसके बराबर आ गया? AC के। अगर BD AC, चाप BD जो है, चाप BD जो है वो चाप AC के बराबर आ गया, तो अगर दो चाप बराबर आ गए तो उनकी संगत जीवाएं भी क्या आ जाएंगी? बराबर। अगर दो जीवाएं बराबर होती है तो उनके संगत चाप बराबर होते हैं, और अगर दो चाप बराबर होते हैं तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे दोनों चाप बराबर आ गए। BD वाला भी, इसको मैं अलग से अगर मैं बना के दिखाऊं आप, सिर्फ अगर मैं ये बनाऊं, ये BD है मान लो और ये AC है, ये मेरा BD है और ये AC है। अभी चतुर्भुज नहीं बनाया मैंने, तो ये जो चाप BD आया और ये जो चाप AC आया, ये दोनों बराबर आ गए। ये चाप यहां से यहां तक और ये चाप यहां से यहां तक बराबर आ गया। तो अगर ये दो चाप बराबर आ गए तो इनकी संगत जीवाएं भी बराबर आ जाएगी। BD के संगत कौन है? BD, और AC के संगत कौन है? AC। ठीक है बच्चों, तो अगर चाप BD चाप AC के बराबर है तो जीवा BD भी जीवा AC के संगत बराबर आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं अतः BD बराबर AC। इसके लिए कारण क्या लिखोगे? यहां उल्टा हो जाएगा, समान चापों की संगत जीवाएं, समान चापों की
संगत जीवाएं भी क्या होती है, समान होती है, इसलिए ये समान हो गई। अच्छा, सिद्ध क्या करना था, AC बराबर BD, तो ये BD बराबर AC लिखो या AC बराबर BD लिख दो। बात तो ये की है, इति सिद्धम। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे पहले इसको बाद में लिख दो, रहेंगे तो दोनों बराबर ही रहेगा, तो समीकरण ही समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज कीजिए, बड़ा छोटा सा इसका जो है हल था देखा जाए तो। ठीक है, बट बात क्या थी, मेन कंसेप्ट पकड़ने की बात थी। ठीक है, कि किसको किस जोड़ना है, दोनों तरफ किसको लेना है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, मैं आपको बार बार कहता हूं प्रैक्टिस जरूर करिए इन क्वेश्चंस की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, जितने दिन में लगातार 2 दिन में या 3 दिन में फिक्स कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, चैप्टर उतना ही पक्का होता जाएगा आपको, और आपके अच्छे नंबर आने के चांस भी उतने ही ज्यादा पक्के हो जाएंगे। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें वो डायरेक्ट लिख देता है कि भाई ये इसके बराबर है, ABCD के बराबर है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो इसी बात को भाषा के रूप में लिखता है, और जहां भाषा की बात आ जाती है वहां बच्चे छोड़ देते हैं उसको, या उसको पकड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा उन्होंने। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको AB बराबर CD दिया हुआ था, अलग से लिखा हुआ, तो वो तो चमक रहा है साफ साफ कि भैया ABCD के बराबर है। बट इस क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया, एक वृत्त की 2 समान जीवाएं। अब 2 समान जीवाएं जो शब्द है, या ये जो 3 शब्द हैं 2 समान जीवाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि यहीं से पता लग रहा है कि जीवाएं क्या है, समान। बट बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिए, जब आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें टोटल लैंग्वेज लिखी हुई है, तो उसे बड़े ध्यान से पढ़िए आप। ठीक है बच्चों, 2 समान जीवाएं जो शब्द हैं उन पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और मैं कहूंगा सभी शब्दों पे बराबर ध्यान जाना चाहिए, तभी आपको पता लग पाएगा कि क्वेश्चन हमको दे तो क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं। तो सबसे पहले तो मेरा पहला काम तो यही रहता है कि मैं एक वृत्त तो बनाऊं पहले, और उसका एक केंद्र तो बनाऊं O, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना केंद्र के वृत्त नहीं बनता है, तो वृत्त के साथ साथ केंद्र जरूर बनाना है आपको। अब ये कह रहा है एक वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। मान लो इस वृत्त में मैं 2 समान जीवाएं बना देता हूं। ये पहली जीवा बनाई मैंने, और थोड़ा बड़ी बना देता हूं इसको। ये पहली जीवा बनाई मैंने, और ये दूसरी जीवा बनाई। मान लो ये AB जीवा है और ये CD जीवा है, और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु E पर। इसने कुछ नहीं कहा हमें, इसने कोई नाम नहीं दिया हमको कि ये AB है या CD है। उसने सिर्फ एक बात कही, 2 समान जीवाएं हैं भैया और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। बट हमें तो पता है कि अगर हमें हल करना है तो नाम तो देने पड़ेंगे। बिना नाम दिए आप इसको हल कर सकते हो या इसको सिद्ध कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। ये थोड़ी लिखोगे ये वाली जीवा ऐसे है, फिर वो वाली जीवा ऐसे है, या पहली जीवा या दूसरी जीवा, इस तरह थोड़ी लिखोगे। नाम तो आपको देने पड़ेंगे, तो नाम मैंने पहले ही दे दिए। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भाग के बराबर होते हैं। इस एक जीवा के क्रमित भाग, अब इस जीवा में कितने भाग है भाई? इस जीवा में 2 भाग है, AE और BE। पहला भाग है AE और दूसरा भाग है BE। और इस जीवा में कितने भाग हैं? इसमें भी 2 भाग हो गए। अब एक तो CE और एक DE। तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पहली जीवा के क्रमित भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। ये क्रमित भाग है, ये पहला, तो इसके संगत कौन सा दिख रहा है आपको? यही तो दिख रहा है। इस जीवा में AE के संगत इस जीवा में कौन दिख रहा है? CE। AE के संगत कौन हो सकता है? CE। और BE के संगत कौन हो सकता है? DE। तो ये आपको सिद्ध करना है कि AE तो CE के बराबर है और BE जो है वो DE के बराबर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि दोनों जीवाओं के जो संगत भाग हैं वो आपको बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है बच्चों, इसका पहला इसके पहले के बराबर, इसका दूसरा भाग इसके दूसरे भाग के बराबर सिद्ध करना है आपको दोनों जीवाओं में। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले तो जो आपको दिया गया है वो लिख लो आप बच्चों। दिया गया है
अब आप कहोगे कि सर दिया गया, वैसे तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में तो नाम लिखे ही नहीं उसने, हम तो दिया गया है वह लिखते हैं जो कि वो प्रश्न में देता है, प्रश्न में उसने नाम दिए ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ए बी सी डी के बराबर है। तो नाम तो हमने माने हैं बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हमने जो नाम माने हैं वो प्रश्न के आधार पर ही माने हैं। जीवाएं तो उसने कही थी ना है, बस जीवाओं के नाम हमने दिए हैं। तो आप क्या लिखोगे, क्या दिया गया है कि उसने कहा है दो समान जीवाएं, तो ए बी जो है वह किसके बराबर है, सी डी के। जीवा ए बी किसके बराबर है, जीवा सी डी के, ये उसने दिया है हमें। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि भाई एक तो जो आपका ए ई है वह किसके बराबर है, सी ई के, एक तो ये सिद्ध करना है आपको। और क्या सिद्ध करना है कि बी ई जो है वह किसके बराबर है, डी के। ठीक है, पहली जीवा के क्रमित भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर है, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो ए तो सी के बराबर सिद्ध करना है और बी जो है वह किसके बराबर सिद्ध करना है, डी के। चलिए इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं बच्चों। उत्पत्ति से पहले इसमें बच्चों हमें रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे अगर हमें ये भाग समान करने हैं तो प्रश्न में हमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि हम कुछ इसमें लगा सकें। प्रश्न में कुछ ऐसा खास दिया नहीं है उसने कि हम कोई प्रमेय लगा लें। अच्छा चलो प्रमेय उसने दे दी कि भैया ये दोनों जो हैं जीवाएं समान हैं। अब इससे ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप इसकी मदद से ये कर सकते हो कि ये चाप समान बना सकते हो, बट चाप से कोई फायदा नहीं है, हमें तो भुजाओं की बात करनी है। तो जब आपको दिख रहा है कि प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकें सिद्ध करने की ओर, तो फिर हमें किसकी आवश्यकता होती है, कुछ रचना करने की आवश्यकता होती है। रचना में क्या करूंगा, रचना में ये करूंगा कि भैया एक तो ओ से इस पे लंब डालूंगा, मान लो ओ एफ, और एक ओ से इस पे लंब डालूंगा ओ जी, और ओ को ई से भी मिलाऊंगा। ये रचना करी है मैंने कि ओ एफ जो है वो तो किस पे लंब डाला है, ए बी पे। ओ जी जो है वो किस पे लंब डाला है, सी डी पे। और ओ को किससे मिलाया, ई से। तो आप लिखना ओ एफ लंब ए बी व ओ जी लंब सी डी खींचिए। तथा ओ को ई से मिलाइए। ओ को ई से मिलाइए। ये तीन रचनाएं आपने की, ओ एफ लंब ए बी, ओ जी लंब सी डी और ओ को ई से मिलाया। ठीक है बच्चों, अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। तो देखो जब मैंने आपको ये बोला कि मैंने ओ से ए बी पे एक लंब डाला ओ एफ, किसी वृत्त में, आप ध्यान से देखना, किसी वृत्त में किसी जीवा पर अगर आप केंद्र से लंब डाल रहे हो तो दरअसल आप उस जीवा की केंद्र से दूरी ही तो बता रहे हो, क्योंकि जो केंद्र से लंबवत जो रेखा आएगी वह जीवा की केंद्र से क्या बताएगी, दूरी। यह जीवा की केंद्र से क्या बताएगी, दूरी। तो ओ एफ जो है वो जीवा ए बी की केंद्र से दूरी बता रहा है ओ एफ, और ओ जी बी केंद्र की ओ जी बी जो है वो जीवा सी डी की केंद्र से दूरी बता रहा है ओ जी। ठीक है बच्चों, चलिए उत्पत्ति देखते हैं हम। उत्पत्ति में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि देखो ओ एफ जो है अगर लंब है ए बी पर, ओ एफ किस पे लंब है, ए बी पर। कहां से, बोले रचना से। ये हमने बोले रचना में किया था, तो ये रचना से हो गया, रचना से। ओ एफ लंब है ए बी पर, तो आपको पता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ओ एफ लंब है ए बी पर तो ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के। ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ के। क्यों, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वापस बोल रहा हूं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ओ एफ जो है, यहां लिख देता हूं मैं कारण,
कि AF जो है वह BF के बराबर होगा क्योंकि ये इसे समविभाजित करेगा, और AF भी AB का आधा हो जाएगा और BF भी AB का आधा हो जाएगा। ये दोनों समान हैं, पर ये इस पूरे का आधा और ये भी इस पूरे का आधा, तो ये दोनों किसके आधे हो गए? AB के। दोनों किसके आधे हो गए? AB के। और कारण क्या लिखोगे आप? कारण क्या लिखोगे? कारण लिखोगे केंद्र से, कारण जरूर लिखना है, जहां प्रमेय लग गई वो प्रमेय जरूर लिखने हैं आपको। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जरूर लिखना है बच्चों आपको, ठीक है बच्चों। चलिए, और ये नीचे वाली लाइन शायद नहीं दिख रही होगी आपको, तो आप समझ जाइएगा मैंने क्या लिखा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, इसी के साथ मैंने एक लंब और डाला था OG, किस पे? CD पे। तो जब OF जो है वो AB को समद्विभाजित कर रहा है, तो OG भी तो CD को समद्विभाजित करेगा, क्योंकि यह भी तो केंद्र से जीवा CD पर डाला गया लंब है। यह भी तो केंद्र से जीवा CD पर डाला गया लंब है, तो यह भी इसको क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। तो ये इसे समद्विभाजित करेगा, तो अब हम डायरेक्ट लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिख देंगे हम? इसी प्रकार, इसी प्रकार OG लंब किस पे है? CD पे, वही रचना द्वारा। तो CG जो है वह भी किसके बराबर हो जाएगा? DG के। वही केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है? समद्विभाजित। तो ये इस जीवा CD को दो बराबर भागों में बांट देगा। कौन कौन सा? CG और DG। और ये CG भी CD का आधा हो जाएगा और DG भी CD का क्या हो जाएगा? आधा। तो ये दोनों ही किसके आधे हो जाएंगे? CD के आधे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इसको नाम दे देना बच्चों, ये जो समीकरण लिखा था इसे नाम दे देना नंबर 1, इसे नाम दे देना नंबर 2। अब इसमें दोबारा कारण लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, क्योंकि कारण हम यहाँ लिख चुके हैं और यहाँ हम क्या लिख चुके हैं? इसी प्रकार, ठीक है। और एक चीज उसने हमें प्रश्न में दी थी कि AB जो है वह किसके बराबर है? CD के। ये हो गया हमारा नंबर। ये हमें क्या किया दिया है? हमें दिया है, प्रश्न में दिया है ना, दो समान जीवाएं बोली थी उसने, तो मैंने लिखा था, दिया है हमें AB बराबर CD। तो ये हमें दिया है, इसे नाम दे देना आप नंबर 3। इसे क्या नाम दोगे? नंबर 3, ठीक है बच्चों। अब तो बच्चों देखिए, समीकरण 1 में हमने क्या सिद्ध किया कि AF जो है, ध्यान से देखना, AF BF के तो बराबर है पर AB का आधा है। इसी प्रकार समीकरण 2 में हमने क्या सिद्ध किया कि CG जो है वह CD का आधा है। और तीसरे में हमने क्या सिद्ध किया कि AB CD के बराबर है। तो देखो बच्चों, AF भी AB का आधा, CG भी CD का आधा और AB CD के बराबर है। अगर AB CD के बराबर है तो AB का आधा भी किसके बराबर होगा? CD के आधे के बराबर होगा। इसे 3 मत कहना। AB का आधा भी CD के आधे के बराबर होगा। और मान लो AB 10 है और तो CD भी 10 होगा, तो उनके आधे आधे 5-5 भी क्या होंगे? बराबर ही तो है, वो भी 5 वो भी 5। तो अगर AB CD के बराबर तो इसका आधा भी इसके बराबर। इसे नंबर 3 नाम दे दो और लिखो 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से AF बराबर CG। AF बराबर CG 1, 2 व 3 से। कैसे? AF भी AB का आधा, CG भी CD का आधा और AB का आधा CD के आधे के बराबर। तो AF भी किसके बराबर? CG के बराबर, ठीक है बच्चों। आ गई बात समझ में? क्योंकि पहले और दूसरे समीकरण के बाएं पक्ष समान है, AB का आधा CD के आधे के बराबर है, तो इनके दाएं पक्ष भी समान होंगे। अब दाएं पक्ष में BF और DG भी था, बट ये मेरे काम के नहीं थे। मेरे काम का क्या था? AF और CG, इसीलिए मैंने इन्हीं की बात की है। मेरे काम के सिर्फ ये हैं।
ये अभी मेरे काम की नहीं है। या तो इनको ही ले सकते हो आप, या तो इनको ले लो, या इनको ले लो, एक को ले सकते हो। तो मैंने एक को इनको लिया है, ए एफ और सी जी को। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे बराबर आ गए दोनों ए एफ और सी जी। आ गई बात समझ में। अब देखिए, अगर ए एफ जो है वह सी जी के बराबर है, अगर ए एफ सी जी के बराबर है, तो अब यहां पे हमारे पास बच्चों दो त्रिभुज हैं। देखिए, त्रिभुज ओ एफ जी और कहीं ना कहीं त्रिभुज ओ एफ ई और कहीं ना कहीं त्रिभुज ओ एफ ई एक समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज ओ जी ई यह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ओ एफ ई व समकोण त्रिभुज ओ जी ई में, और समझने के पर्पज से मैं इसे अलग से भी बना लेता हूं। देखिए, एक तो हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है जिसमें समकोण यहां कहीं स्थित है, यहां समकोण स्थित है, और एक यहां बन रहा है जिसमें समकोण यहां स्थित है। यह है हमारा ओ ई जी और यह है हमारा ओ एफ ई और यह है हमारा ओ जी ई। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, और सर्वांग सम सिद्ध करना हमने क्लास 9th में सीखा था। तो देखिए, त्रिभुज ओ एफ ई व ओ जी ई में देखो, एक तो कोण एफ और कोण जी, कोण ओ एफ ई और कोण ओ जी ई, क्या दोनों 90 डिग्री है क्या? बराबर है क्या? बिल्कुल है। तो मैं लिख दूंगा प्रत्येक 90 डिग्री। ये वाला कोण ओ एफ ई इस वाले त्रिभुज में, और इस ओ जी ई त्रिभुज में ओ जी ई कोण, ये क्या हो गया? प्रत्येक 90 डिग्री। चलिए, अच्छा एक चीज अभी हमने देखी थी कि जीवा ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। तो आपको पता है कि समान जीवाओं की केंद्र से दूरी भी समान होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ओ एफ जो है वह किसके बराबर आ जाएगा? ओ जी के। ओ एफ बराबर ओ जी। और इससे पहले बच्चों ओ ई जो है, ओ ई यह दोनों में है, इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है। तो मैं लिख दूंगा ओ ई बराबर ओ ई। पहले ये लिखेंगे हम, उभयनिष्ठ। अब ये मैंने पहले क्यों लिखा और इससे पहले जो लिखा था उसको मिटा क्यों दिया? क्योंकि बच्चों आपको पता है, जहां समकोण की मदद से हम त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं वहां नियम लगता है RHS। जहां समकोण आ गया तो वहां नियम कौन सा लगाते हैं? RHS मतलब पहले तो समकोण सिद्ध होना चाहिए, समकोण सिद्ध हो गया बराबर, फिर दोनों त्रिभुजों के हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण समान होनी चाहिए। तो कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसका भी कर्ण OE और इसका भी कर्ण OE, तो OE बराबर कर दिया, उभयनिष्ठ। इसलिए मैंने हाइपोटेन्यूज पहले लिखा। अब एक भुजा समान करनी है, तो अभी मैंने बताया कि जीवा ABCD के बराबर है, तो समान जीवाओं की केंद्र से दूरी भी समान होती है, इसलिए OF किसके बराबर हो जाएगा? OG के। OF किसके बराबर हो जाएगा? OG के। और कारण क्या लिखोगे आप? क्योंकि AB किसके बराबर है? CD के, अतः समान जीवाओं की, बच्चों ये प्रमेय है, ध्यान रखना, इसको जरूर लिखना है आपको, इन्हीं के नंबर मिलते हैं हमें। अतः समान जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होती है। अतः समान जीवाओं की केंद्र से दूरी समान होती है। तो OF किसके बराबर आ गया? OG के। तो कौन सा नियम लग रहा है? देखो, एक हमने समकोण सिद्ध कर दिया, एक हमने कर्ण सिद्ध कर दिया, क्योंकि कर्ण जो है वो क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। दोनों का ही कर्ण क्या है? OE। दोनों ही त्रिभुजों में कर्ण क्या है? OE। तो OE हमारा उभयनिष्ठ आ गया। और एक कोई भी भुजा सिद्ध करनी होती है, S मतलब क्या होता है? कोई भी एक साइड। तो हमने OG को OF के या OF को OG के बराबर सिद्ध कर दिया। क्यों? क्योंकि तो RHS नियम से या RHS सर्वांग समता से, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, सर्वांग समता से। अच्छा, मैं बहुत पास लिख रहा हूं जगह की वजह से, ठीक है। RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से
द्वारा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OFE किसके सर्वांग सम हो जाएगा? ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OGE के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो मैं क्या कह सकता हूं कि CPCT द्वारा, आपको पता है CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिए तो अब उनके जितने भी संगत भाग है, मतलब तीनों भुजाएं और तीनों कोण ऑटोमेटिकली क्या हो गए? समान हो गए। समझ में आ रही है बात? तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग भी क्या होते हैं? द्वारा CPCT द्वारा क्या हो जाएगा? मैं कह सकता हूं EF जो है वो EG के बराबर हो जाएगा। तो CPCT का मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग भी समान होंगे। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? समान। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और उसी के शॉर्ट फॉर्म को हम CPCT लिख देते हैं। ठीक है, तो EF किसके बराबर हो जाएगा? EG के। EF किसके बराबर हो गया? EG के। ये हो गया बच्चों हमारा, यहां नंबर 3 था, इसे नंबर 4 और इसे नंबर 5 दे देना। ठीक है, अगर EF EG के बराबर है, ध्यान से देखिए, EF किसके बराबर है? EG के। EF किसके बराबर लिया आया? EG के। और AF जो है वो CG के पहले ही बराबर लिख चुका हूं मैं। अब EF भी EG के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? समीकरण 4 और 5 को जोड़ दूंगा। तो मैं लिखूंगा 4 व 5 को जोड़ने पर 4 और 5 जुड़ेगा तो बायां पक्ष में जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा। AF तो जुड़ेगा EF में और CG जुड़ेगा EG में। और जुड़ने के बाद ही हमें क्या देंगे बच्चों? तो देखो, AF में EF जुड़ेगा, AF में ये हमारा E है, AF में EF जुड़ेगा तो AE बन जाएगा, AF में EF जुड़ेगा तो AE बन जाएगा, तो AE आ जाएगा यहां। तो और CG में EF EG जुड़ेगा, CG में EG जुड़ेगा, CG में EG, तो CE आ जाएगा। तो देखो बच्चों, हमने पहला भाग तो सिद्ध कर दिया। हमें क्या सिद्ध करना था कि AE बराबर CE। तो पहले जो इनके क्रमित भाग थे, संगत भाग, पहले जो इनके संगत भाग थे वो तो हमने सिद्ध कर दिए। अब दूसरे संगत भाग बच रहे हैं BE और DE, अब हमें वो सिद्ध करने हैं। तो पहले आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। तो मैं ये जो हिस्सा है दिया गया है सिद्ध करना है और रचना वाला, ये मैं मिटा दूंगा, उसके बाद हम आगे देख लेंगे। तो इसे आप यहां तक नोट कर लीजिए पहले बच्चों, और इसे नाम दे देना नंबर 6। नोट कर लीजिए इसे। देखिए बच्चों, AE बराबर CE आ गया, ये हमारा 6 नंबर का पार्ट आ गया। अब हमें ये और सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों, समीकरण जो हमारा 1 था वो क्या था कि AB जो है वो किसके बराबर है? CD के। यह हमें दिया गया था। ठीक है, या मैं यहां लिख देता हूं, देखो AB बराबर CD, दोनों जीवाएं समान थी, यह हमें दिया गया था। ठीक है, तो या इसको मैं ऐसा करता हूं, यहां पे नंबर 7 नाम दे देता हूं समीकरण को। AB बराबर CD दिया है हमें, हालांकि मैं इसको पहले भी लिख चुका हूं यहां पे, बट मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया था, तो यहां नाम दे देता हूं मैं, AB बराबर CD। अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 7 में से 6 को घटाऊंगा। 6 को घटाने पर, अब घटाएंगे तो भी क्या होगा बच्चों? बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटेगा और दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटेगा। तो देखो, AB में से तो AE घटेगा, क्योंकि ये हमारा 7 है और ये 6 है, 7 में से 6 को घटा रहे हैं, और CD में से CE घटेगा, दाएं पक्ष में से दायां पक्ष घटेगा। अब बच्चों, AB में से AE घटेगा तो BE तो आएगा, AB में से AE घटेगा तो BE तो आएगा, तो यहां तो मैं लिख दूंगा BE। और CD में से CE घटेगा, CD में से CE घटेगा तो DE तो आएगा, CD में से CE घटेगा तो क्या आएगा? DE। तो B किसके बराबर आ गया? D के। B किसके बराबर आ गया? D के। इति सिद्धम।
या आप लिख देना डायरेक्ट यहां पे लिख देना अतः यहां तो हमने क्या सिद्ध किया कि AE बराबर CE तथा यहां क्या सिद्ध किया BE बराबर DE इति सिद्धम, क्योंकि यही तो हमें सिद्ध करना था, ये भाग इसके बराबर और BE DE के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। एक वृत्त था, उसमें दो समान जीवाएं थी, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। आपको सिद्ध करना था कि इनके जो संगत भाग हैं, आपको सिद्ध करना था कि इनके जो संगत भाग हैं, संगत भाग मतलब AE और CE और BE और DE वो आपस में समान है। तो हमने क्या किया, इसमें एक रचना की, रचना में क्या किया, यहां से एक लंब डाला इस पे, यहां से एक लंब डाला इस पे, OF और OG, और O को E से मिला दिया। फिर हमने क्या कहा कि भाई अगर OF जो है वो लंब है AB पर, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, तो AF जो है वह AB का आधा हो जाएगा, AF जो है वह AB का आधा हो जाएगा। कहां सिद्ध किया था आधा हमने, ये रहा, AF जो है वो AB का आधा हो गया था। इसी प्रकार OG भी CD पे लंब था, OG किस पे लंब था, CD पर, तो यह भी क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करेगा, तो CG किसका आधा हो जाएगा, CD का, तो ये CG जो है वो CD का आधा हो गया था। और ABCD के बराबर था, ABCD के बराबर था, तो AB का आधा भी CD के आधे के बराबर होगा, तो AB का आधा तो मैंने ले लिया AF और CD का आधा मैंने ले लिया CG, क्योंकि AB का आधा भी CD के आधे, तो AF किसके बराबर आ गया बच्चों, CG के बराबर आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दो त्रिभुज लिए OFE और OGE, और RHS नियम से इन्हें मैंने सर्वांग सिद्ध कर दिया। ये तो 90 डिग्री हो गया था, एक 90 डिग्री, जो इन दोनों त्रिभुजों का जो कर्ण था वो दोनों में उभयनिष्ठ था, तो वो उभयनिष्ठ ले लिया। और जो OF और OG थे वे जीवाओं की केंद्र से दूरी थी, OF तो AB की केंद्र से दूरी और OG CD की केंद्र से दूरी, और जीवाएं समान थी, AB CD के बराबर था, इसलिए इनकी केंद्र से दूरी भी क्या हो गई, समान, तो OF किसके बराबर आ गया, OG के। फिर RHS से सर्वांग सम सिद्ध हो गए। अगर RHS से सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो CPCD द्वारा मैंने EF को EG के बराबर सिद्ध कर दिया। फिर मैंने क्या किया, 4 और 5 को जोड़ा, ये AF बराबर CG को इसमें जोड़ा, तो AF में तो EF जुड़ा और CG में EG जुड़ा, तो AE किसके बराबर आ गया, CE के, AE बराबर आ गया CE के। ठीक है बच्चों, फिर मैंने क्या किया कि पूरा जो AB था, पूरा AB किसके बराबर था, CD के, तो AB में से तो AE घटाया तो BE बच गया, और CD में से CE घटाया तो ED बच गया, DE बच गया। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, समान हो गए। तो पहला भाग भी मैंने बराबर सिद्ध कर दिया और दूसरा भाग भी बराबर सिद्ध कर दिया, तो ये हमारा जो है प्रश्न यहाँ पे सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। इसे नोट कर लीजिए। फिर इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन मतलब कि 11th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पर पहले उससे पहले इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 वो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। आपको सिद्ध करना है कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखो, एक वृत्त है, इसमें दो समांतर जीवाएं हैं, एक येरी और एक येरी। मान लो ये AB है, ये CD है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के, अब ये ध्यान रखना बच्चों, दोनों जीवाएं क्या हैं, समांतर, दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मान लो इसको मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है मान लो E, और ये इसका मध्य बिंदु है F। ठीक है, ये कह रहा है इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपको सिद्ध करनी है कि कहां से होते हुए जाएगी, ये केंद्र से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी, केंद्र से होके जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है वो लिख देते हैं हम। दिया है कि AB किसके समांतर है, CD के। AB किसके समांतर है, CD के। सिद्ध क्या करना है, अच्छा इसमें आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, E व F क्रमशः है AB व
सीडी के मध्य बिंदु हैं। ये लाइन चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बातें हैं वो हम सभी लिख दें। अब ये डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना बच रहा है, उस पर भी काफी निर्भर करती है ये चीजें जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं। अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं सब चीज लिख सकता हूं, बट वहां पे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी देखना होता है हमें। दिया है, ये दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों आपको सिद्ध यह करना है कि EF केंद्र O से गुजरती है। यह चीज आपको सिद्ध करनी है। उत्पत्ति देखिए इसकी, मैं यहां सिद्ध कर देता हूं सर। देखिए बच्चों, आपको सिद्ध करना है EF जो है वो केंद्र O से होकर गुजरता है। चलिए ये बात तो ठीक है। अगर मान लें, अगर हम ये मान लें, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, माना कि अगर EF जो है वह केंद्र O से होकर गुजरेगा तो कोण E कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और F भी कितने का होगा? 90 डिग्री का। बोले क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो जीवा होती है उस पे अगर हम केंद्र से लंब डालें तो वो उसे समद्विभाजित करती है। और इसका विलोम क्या था? इसका विलोम ये था कि अगर हम केंद्र से जीवा पर कोई रेखा डालें और वो उसे समद्विभाजित करें तो वो उस पे लंब भी होगी। दोनों चीजें देखी थी हमने कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, या कोई रेखा केंद्र से डाली जाए और वो उसे समद्विभाजित कर रही है तो वो उस पे लंब भी होगी। तो यहां से अगर ये केंद्र से जा रही है तो इसे समद्विभाजित करेगी और इस पे क्या होगी? लंब। और ये भी इस पे क्या होगी? लंब होगी। ये यहाँ पे भी लंब होगी, यहाँ पे भी लंब होगी, क्योंकि ये भी केंद्र से जीवा पर आपने रेखा डाली और ये इसे समद्विभाजित कर रही थी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। E क्या है? मध्य बिंदु। F भी क्या है? मध्य बिंदु है, तो इसके दोनों ओर के इससे समान है। तो अगर ये इस बिंदु से मिल रही है और ये यहाँ पे समद्विभाजित हो रही है तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे ही यहाँ से ये अगर इस पे मिल रही है F मध्य बिंदु पे, तो इसके इधर वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। और अगर ये F मध्य बिंदु है और ये इससे मिल रही है यहाँ पे, तो ये इसे दो बराबर भागों में बांट रही है मध्य बिंदु की वजह से, तो ये इस पे क्या होगा? लंब होगा। तो मैं कह सकता हूं कि कोण AEO भी लंब होगा और कोण OFC भी क्या होगा? लंब। अच्छा, इन दोनों का योग कितना होगा बच्चों? इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो आपको ध्यान होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर दो रेखाएं मान लीजिए समांतर है और उनसे हम अगर कोई एक सीधी रेखा खींचे, उनकी तिर्यक रेखा जो तिर्यक रेखा होगी उसके दोनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब जरूरी नहीं हो ऐसे हो, वो कैसे भी हो सकता है। अगर तिरछी खींच रहे हो तो ये अगर मान लीजिए 30 है, 30 ना मान के मैं इसको मान लेता हूँ, ये 60 है तो ये 120 होगा। और अगर सीधी जाएगी तो 90 होगा, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो सीधी रेखा होगी तो तिर्यक रेखा से बनने वाले अंतः कोण क्या होंगे? इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे भी मैं क्या देख पा रहा हूँ? इनका योग कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो मतलब ये रेखा बिल्कुल सीधी जाएगी। और अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी जाएगी तो कहाँ से होती हुई जाएगी? केंद्र से होती हुई जाएगी। अब आप कहोगे सर बोले यहाँ पे अगर हम कोई रेखा बनाते बिल्कुल सीधी रेखा में बना दूं, तो भी वो 90 डिग्री का कोण बना सकती है। तो वो तो यहाँ केंद्र से होते हुए जा ही नहीं रही। तो ध्यान रखना, ये इसके समांतर है। कहने का मतलब है इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये इसके समरूप ही तो है, ये इसके सममित है। कोई भी रेखा हो बिल्कुल सीधी हो और 90 डिग्री का कोण बना रही है दोनों तरफ, तो उसे उठा के आप यहाँ रखोगे तो केंद्र से जाएगी ना। तो बस यही बात है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना आप कि अगर मैं यहाँ कोई रेखा बना के यहाँ 90 डिग्री के भी तो दो कोण बना सकता हूँ, ये भी तो 180 है, बट ये तो केंद्र से होते हुए नहीं जा रही, तो इसे उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ। समांतर रेखा है तो इसे ऐसे कैसे उठा के रख सकता हूँ। बट अगर तिरछी होती, यूं तिरछी होती तो फिर मैं नहीं रख सकता था, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ बात की थी मध्य बिंदुओं की, तो मध्य बिंदु तो यही आएंगे, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तो यही होगी। ठीक है बच्चों, और ये कहां से होते हुए जाएगी? केंद्र से। तो ये क्वेश्चन तो क्या है? थोड़ा थ्योरेटिकल है,
ठीक है, ये हल करने से ज्यादा थोड़ा इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो बहुत ध्यान से देखना है आप। तो देखिए बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे अब। माना EF केंद्र से गुजरती है, ये हमने मान लिया है। EF कहां से गुजरती है? केंद्र से, ठीक है, ऐसा हमने माना। अगर बच्चों EF केंद्र से गुजरेगी तो OE किस पे लंब होगा? AB पे। क्यों? क्योंकि जीवा पर केंद्र से डाली गई रेखा जीवा को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो, ये तो साधारण शब्दों में लिखा है मैंने, दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया समद्विभाजक जीवा पर लंब होता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया समद्विभाजक जीवा पर क्या होता है? लंब भी होता है। इसी प्रकार तो अतः कोण OEA क्या बन जाएगा बच्चों? कोण OEA 90 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार यहां से जो हमने रेखा डाली है OF, ये भी इसे समद्विभाजित कर रही है, तो कोण OFC भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, आप चाहें तो एक लाइन इसमें और लिख सकते हैं कि OF जो है वो लंब किस पे हो जाएगी? CD पे। ठीक है, OF किस पे लंब हो जाएगी? CD पे। तो OFC भी 90 डिग्री। फिर आप लिखेंगे कि कोण OEA प्लस OFC कितना आ गया? 180 डिग्री। OEA में OFC जोड़ोगे तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक है, अब OEA और OFC मिलके कितना बना रहे हैं? 180 डिग्री। इसका मतलब अतः EF क्या है? EF एक तिर्यक रेखा है। EF एक तिर्यक रेखा है। अब बच्चों, अगर EF तिर्यक रेखा है, देखो दो समांतर रेखाएं हो, मैंने बताया उनको अगर कोई रेखा काटे और अंतः कोणों का योग 180 हो जाए तो ये रेखा क्या होती है? तिर्यक रेखा। और ये जो कोण होता है बीच में, मतलब ये रेखा जो होती है बिल्कुल क्या होती है? सीधी। तो ये कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 का। तो EOF जो है, कोण EOF वो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अतः EOF जो है एक सरल कोण है। EOF क्या है? एक सरल कोण। और अगर EOF एक सरल कोण है तो ये रेखा क्या होगी? बिल्कुल सीधी। तो EOF या EF, रेखा EF केंद्र O से गुजरती है। ठीक है बच्चों, रेखा EF जो है वह कहां से गुजरेगी? केंद्र से होके गुजरेगी। तो ये इसका छोटा सा जो है एक आप कह सकते हैं हल टाइप है। हालांकि ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, सिर्फ एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, एक समझने वाली चीज है इसमें। ठीक है बच्चों, हल करने का इसमें कुछ खास था नहीं। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये रेखा EF कहां से गुजरेगी? केंद्र से। और ये हमने क्या कर दिया? इसे सिद्ध कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो दो समांतर रेखाओं के बीच में कोई भी रेखा है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये एक तिर्यक रेखा होगी। और अगर 180 डिग्री योग है
तो तिर्यक होगी, और दोनों कोण 90 डिग्री हैं तो बिल्कुल सीधी तिर्यक रेखा होगी। तो ये क्या है, बिल्कुल सीधी तिर्यक रेखा। अगर ये यहाँ भी होती तो इसे उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये केंद्र से होकर गुजरी हुई मानी जाएगी। ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी, सम्मित होंगी आपस में। ठीक है कि भाई ये रेखा यहाँ है तो इसके समांतर है, यहाँ बना लो तो केंद्र से होकर गुजर जाएगी। आ गई बात समझ में? तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन क्वेश्चंस की बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब जो नेक्स्ट प्रश्नावली है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रश्नावली जो है 12.3, उसके कंसेप्ट देखेंगे, उसकी थ्योरम्स देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे कि उससे कुछ क्वेश्चंस भी हम कर सकें। आज का आपका होमवर्क यह है बच्चों कि आपको प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण करने हैं। 4.1 के उदाहरण आप कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं 9वें पार्ट के भी जिनमें समस्या थी। आज फिर मैं वो कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना काम करना है। प्रश्नावली 4.2 के उदाहरण जो है वो जरूर आपको इसमें कवर करने हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।